Good morning, 10th class students. Today we are going to discuss the third chapter of your history book, and the title of the chapter is The Making of a Global World. First question is, what is globalization? कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस. तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. क्या होता है उस प्रक्रिया में? इन विच डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड. जिसमें किसी राष्ट्र की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो यूनिफाई होती है अथवा इंटीग्रेटेड होती है, एकीकृत हो जाती है. इसके साथ विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उसका सामूहिकरण हो जाता है, वो जुड़ जाती है, इंटीग्रेशन हो जाता है. बाय इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, इंटरेक्शन के माध्यम से और परस्पर निर्भरता के माध्यम से. तो इससे क्या होता है कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से जुड़ जाती है और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से कॉमन हो जाती है. अर्थात एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू इनविजिबल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कि आपको वो इनविजिबल चेंजेस कौन से बताने होंगे जो कि ग्लोबलाइजेशन को एडॉप्ट करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े हैं. तो इंडिया की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत लगभग 1991 से मानी जाती है. वैसे तो ये काफ़ी पुरानी प्रोसेस है बेटा, परंतु मॉडर्न अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें इकोनॉमी के बेस पर तो शुरुआत होती है 1991 से. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ इंक्रीज्ड मार्जिनली. कि इंडिया का जो शेयर है विश्व व्यापार में उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, मार्जिनली बहुत कम इंक्रीज हुआ है, परंतु कम हुआ है. चाहे वो गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, वस्तुओं की या सेवाओं की बात करें, तो उसका उत्पादन बढ़ा है और वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का शेयर या उसकी हिस्सेदारी है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है. बट दिस प्रोग्रेस इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़. परंतु ये जो प्रोग्रेस है, ये जो उन्नति है, ये दूसरे जो देश हैं, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके मुकाबले हम पीछे चल रहे हैं. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज FDI टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड. तो जो इन्वेस्टमेंट है, खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है. विदेशी बहुत सारी कंपनियां MNCs हैं, वो हमारे देश में आई हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर इस्टेब्लिश की हैं, उनको स्थापित किया है और लगातार ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है. नेक्स्ट, हाउ डिड द सिल्क रूट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ रिलीजियंस. कि जो सिल्क रूट रहे हैं, जो रेशम मार्ग रहे हैं, अगर इतिहास की बात करें तो उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, खासकर धर्मों के प्रसार के ऊपर. तो सिल्क रूट जानते हैं, वो रूट होते हैं जिसके माध्यम से सिल्क का ट्रेड होता था, सिल्क का व्यापार होता था, चीन से जुड़ा हुआ था, पूरा एशिया और यूरोप तक ये मार्ग जाते थे. तो इन्हीं रास्तों के हैं जो धर्म उस ज़माने के, चाहे वो क्रिश्चियन रहे हों या बौद्ध धर्म रहा हो या फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म जब प्रचलन में आया तो उसने भी इन्हीं के रास्तों के माध्यम से दूसरे देशों तक अपना मार्ग बनाया. अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी शुरुआती तो ईसाई धर्म प्रचारक थे. मुस्लिम प्रीचर्स, मुस्लिम उपदेशक, प्रीचर होता है बेटा उपदेश देने वाले, प्रचारक. एंड बुद्धिस्ट मॉन्क और बौद्ध भिक्षु ट्रेवल द सिल्क रूट टू स्प्रेड देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स इन द वेरियस रीजन्स ऑफ एशिया. तो शुरुआती चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज रहे हों, मुस्लिम प्रीचर्स रहे हों या बौद्धिस्ट मॉन्क्स रहे हों, इन सभी ने सिल्क रूट का सहारा लेकर के विश्व के या एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने धर्मों का प्रसार किया. इन्हीं रास्तों के माध्यम से इन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की और
अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन दिस वे द सिल्क रूट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द रिलीजियंस। तो इस प्रकार से जो सिल्क रूट ने उन्होंने धर्मों के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। नेक्स्ट, वाई डिड अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैव नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस दैट केम फ्रॉम यूरोप। कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों था उन लोगों के मुकाबले जो कि यूरोप से आए थे? कारण क्या था बेटा? क्योंकि अमेरिका काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से आइसोलेट रहा था। आइसोलेटेड होने के कारण उन लोगों के अंदर वो क्षमता ही नहीं थी, वो इम्यूनिटी सिस्टम वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाई थी। अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस दैट केम फ्रॉम यूरोप बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन। कि अपने लंबे समय तक अलग रहने के कारण अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनमें उन बीमारियों के प्रति रोग क्षमता नहीं थी, इम्यूनिटी सिस्टम उनका इतना मजबूत नहीं था जितना कि यूरोपीय लोगों का था। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ यूरोप में आती रहती थी और ठीक होते रहते थे, तो वहाँ के लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो काफ़ी मजबूत हो चुका था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। वाई डिड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्ली यूरोप फ्रॉम अमेरिकाज। कि क्या कारण रहे कि यूरोप से बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग भाग करके अमेरिका चले गए? क्या कारण थे? थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्ली यूरोप फॉर अमेरिकाज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्या कारण रहे? फर्स्ट, यूरोपियन सिटीज़ वर और क्राउडेड। यूरोपियन जो शहर थे वो भीड़ भाड़ वाले थे और क्राउडेड थे। एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। और बहुत सारी घातक बीमारियाँ वहाँ पर आती रहती थी, फैली रहती थी। तो लोग उनसे बचने के लिए, भीड़ भाड़ से बचने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए यूरोप को छोड़ करके अमेरिका चले गए। नेक्स्ट, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड। तो धार्मिक जो वाद विवाद थे वो काफ़ी प्रचलित थे और जो लोग धर्म के आधार पर असहमत होते थे उनको सजाएं दी जाती थी, उनको अधार्मिक कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश इन वेस्ट पंजाब टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। कि पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर वेस्ट पंजाब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपने भोजन की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए? द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल्स टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड दैट कुड ग्रो व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट। तो क्या किया गया बेटा? ब्रिटिश सरकार ने एक नेटवर्क तैयार किया, नहरों का जाल बिछाया सिंचाई के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल। नहरी सिंचाई के लिए एक नहरों का जाल बिछा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किस लिए? टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट, की जो अर्ध शुष्क या अर्धमरुस्थलीय जो ज़मीन थी उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि इसमें इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, उसको उपजाऊ कृषि योग्य ज़मीन में परिवर्तित करने के लिए। दैट कुड ग्रो व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए व्हीट और कॉटन की प्रोडक्शन हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल्स। नेक्स्ट, द कैनल कॉलोनीज वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। इसके साथ साथ पंजाब के दूसरे हिस्सों से ले जा कर के किसानों को वहाँ बसाया गया और उनको वहाँ पर कॉलोनी को डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood all the question clearly. You will have to study the chapter thoroughly and learn these questions properly. Thank you beta, have a nice day.